दोस्तों, हम लोग तुगलक वंश के शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में तुगलक वंश का वीडियो नंबर 1 देखा होगा आपने, और आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखेंगे दोस्त कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, किस तरह से उसने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को मध्यवर्ती नीतियों में तब्दील कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और उधर जो भी भ्रांति और स्थितियां बची हुई थी उसको पूरा कौन करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज हम लोग मित्र तुगलक वंश के सबसे पागल, सबसे मूर्ख और काफिर सुल्तान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी कहा जाता है। यह सुनकर थोड़ा आपको अचंभा लग रहा होगा कि एक पागल व्यक्ति सबसे पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है। जी हाँ, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे और इसकी सोच और इसके परिणाम की दशाओं को बताएंगे कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कुछ इसी तरह से कार्य करेगा तो उसे पागल की श्रेणी में रखा जा सकता है, उसे मूर्ख की श्रेणी में रखा जा सकता है। मित्र, तो आज हम लोग इस क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिसने अपने पिता को ही दफना करके और स्वयं सत्ता पर पदासीन हुआ। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और यह आसीन हुआ मेरे मित्र 1325 से लेकर के 1351 इसका शासन क्रम रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम मिलता है मित्र, मूल नाम वह मिलता है जौना खां, और ये नाम पूछा गया है, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है जौना खां। और इस जौना खां को राजमुंदरी अभिलेख में बिस्सु का खान कहा गया है। क्या कहा गया है? तो इसे बिस्सु का खान कहा गया है। यही है जिसे क्या कहा जाता है? बिस्सु का खान कहा गया है। यानी जो आज खान हैं, यानी जिसकी बात करें सलमान खान, शाहरुख खान है ना, और आमिर खान, इनको छोड़कर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खान किसे कहा गया है? तो जौना खां को। किस अभिलेख में? राजमुंदरी अभिलेख में। और मेरे मित्र जब ये गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद इसकी उपाधियां इसके प्रभुसत्ता का सूचक मानी जाती हैं। और मेरे दोस्त, इसकी उपाधियां जो थी, तो एक उपाधि इसकी मिलती है उलूग खां। कौन सी उपाधि थी? उलूग खां की, जो इसके पिता के द्वारा दी गई। आरंभ में इसने खलीफा की मान्यता को स्वीकार नहीं किया था, किंतु कुछ वर्षों के पश्चात इसने खलीफा की मान्यता को स्वीकार किया। तो अगली उपाधि धारण की थी अमीर उल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन, मोमिनीन। और इसके इतर मेरे मित्र, इसने भी अपनी राजसत्ता को कुछ उसी प्रकार से सजाने का प्रयास किया था जैसे गयासुद्दीन बलबन ने सजाने का प्रयास किया। तो मेरे दोस्तों, इसने अगली उपाधि धारण किया था जिल्ले अल्लाह की। जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण किया। और आखिरी उपाधि जो इसकी थी मित्र, वह थी महमूद की। महमूद। तो मेरे दोस्त, इसे अगर कहा जाए तो जिल्ले अल्लाह की इसके पहले उपाधि धारण किसने किया था? तो इसके पहले धारण किया था, इसके पहले धारण किया था किसने? तो गयासुद्दीन बलबन ने। और दूसरा कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मेरे मित्र, हम लोग बात करते हैं कि यह इसकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं उलूग खां, अमीरुल मोमिनीन, जिल्ले अल्लाह और महमूद। पर इसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो प्रसिद्ध वाक्य है वो क्या कहा जाता है? तो आगे अगर दोस्त हम बात करें किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे हम लोग संक्षिप्त में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसे हम लोग यमबीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यमबीटी। शार्ट रूप में समझेंगे, जो आपको सुनने में भी सरलता लगे और लिखने में भी सरलता होगी। यमबीटी के बारे में कहा जाता है मेरे मित्र कि यह जब गद्दी पर पदासीन हुआ तो इसने आरंभ में उलेमा वर्ग की सलाह को स्वीकार नहीं किया था। उलेमा वर्ग मतलब जो इस्लाम के धर्मगुरु हैं, जो इस्लाम के कानूनी जानकार हैं, धार्मिक जानकार हैं, उन लोगों की सलाह को इसने स्वीकार नहीं किया। तो उन लोगों ने इस पर काफिर होने का आरोप लगाया। और काफिर किसे कहते हैं? तो पिछले क्लास को आप देखो, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? काफिर कहा जाता है। इसे काफिर या विधर्मी सुल्तान कहा जाता है। इसके इतर में मेरे दोस्त, इसे सबसे बड़ा पागल व मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है। पागल व मूर्ख सुल्तान भी किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसके अलावा मेरे दोस्त, इसे खूनी व रक्त पिपासु शासक कहते हैं। रक्त पिपासु यानी खून चूसने वाला। ये सब क्यों कहा जाता है? इन सारी जानकारियों को आज हम लोग बिल्कुल सरलता और सहजता से मेरे दोस्त समझने वाले हैं। इसे पागल व मूर्ख, खूनी, रक्त पिपासु सुल्तान कहा जाता है।
काफिर कहा जाता है। अभी हम लोगों ने बात किया, इसे विश्व का खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विश्व का खान कहा जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्त, इसे मुकुट का मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुट का मोती कहा जाता है। और मेरे दोस्त, इसको कहा जाता है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? तो यही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान कोई नहीं था। ये पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक पढ़ा लिखा विद्वान था। यानी कहा जाए तो ये स्वयं क्या था? उच्च कोटि का विद्वान था। स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। और मेरे दोस्त, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसकी विद्वता के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसकी विद्वता जो थी वो इतनी चरम अवस्था पे थी कि बताया जाता है, इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया है मेरे मित्र, कि स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। और इसने जो ज्ञान अर्जित किया था 18 भाषाओं का, लगभग 18 भाषाओं का इसे ज्ञान था। ये बहुत अच्छा क्या जानता था? अरबी इसे आती थी। इसे उससे भी बेहतर क्या आती थी? फारसी आती थी। इसके अलावा ये खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष इत्यादि विषयों में निपुण था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये पूरे दिल्ली सल्तनत में पहला व्यक्ति है जो इतनी उच्च कोटि की जानकारी रख रहा है। और सत्ता पर आने के बाद जितने अपने सभी लोग थे सबको गद्दी पर बैठाया। इधर बाप की जो इसकी मृत्यु हुई थी इसके ही षड्यंत्र में, तो उस बाप के अपने मृत्यु के उपलक्ष्य में इसने 40 दिन का शोकाकुल मनाया। उसके बाद पदासीन हुआ और अपने सभी लोगों को उच्च पदों पर बैठाया और सबसे आदेश किया सद्भाव और प्रेम बनाकर रहने का। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और यहाँ से मेरे दोस्त इसकी शुरू होती है धार्मिक नीति। इसकी धार्मिक नीति के बारे में मित्र हम लोग अगर बात करते हैं, धार्मिक नीति, तो इसकी धार्मिक नीति कुछ इस तरह से थी मेरे मित्र। तो कहा जाए इसकी धार्मिक नीति के बारे में कि यह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। पहला काम तो इसने क्या किया कि कट्टरता की नीति को कम किया। कट्टरता का मतलब है जो मुस्लिम कट्टरता का पालन किया जाता था इस्लाम धर्म की वजह से, उस कट्टरता को, धार्मिक कट्टरता इसने क्या किया? कट्टरता को कम किया। यानी इस्लाम को ही केवल बढ़ावा दिया जाए, ऐसा इसने नहीं किया। इसके अलावा मेरे दोस्त कहते हैं ये धार्मिक रूप में क्या था? तो एक सहिष्णु सुल्तान था। क्या था? सहिष्णु सुल्तान था। सहिष्णु का मतलब है जो अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को भी मानने में संकोच न करे और हस्तक्षेप भी न करे। अपने धर्म को भी माने और दूसरे धर्म को भी माने और उसको भी संरक्षण दे, यानी किसी को हानि ना पहुंचाए, उसे सहिष्णु कहते हैं। और मेरे दोस्त इतना ही नहीं, इसने क्या किया? कट्टरता को कम किया। धार्मिक सहिष्णु सुल्तान था। इसने क्या किया मेरे मित्र? धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। धर्म को क्या किया? राजनीति से अलग कर दिया। कहा धर्म और राजनीति दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, इसलिए मेरे दोस्त इसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। इसके इतर में इसने मेरे मित्र क्या किया? उलेमा वर्ग की सलाह को स्वीकार नहीं किया। उलेमा वर्ग की सलाह को इसने स्वीकार नहीं किया। कहा कि आप केवल अपने तक अपनी बात रखिए, मैं सुल्तान हूँ, मुझे क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है इसके लिए मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। और मेरे मित्र इतना ही नहीं, कहते हैं इसके अलावा ये सूफीवाद में विश्वास थोड़ा कम रखता था। सूफीवाद में विश्वास इसको कम था। ऐसा नहीं कि मानता नहीं था, विश्वास इसे कम था, परंतु सूफी संतों में इसे विश्वास था। सूफी जो संत थे उसमें इनको क्या था? सूफी संतों में इसे विश्वास था। और इस विश्वास का एग्जाम्पल मिलता है मेरे दोस्त। वो क्या मिलता है? कहते हैं कि ये पहला सुल्तान था जिसने 2 सूफी दरगाहों की यात्रा की थी, जो सूफी संतों के दरगाहों की यात्रा की थी। पहला सुल्तान था जिसने 2 दरगाहों की यात्रा की थी। और 2 दरगाहों की यात्रा में एक मित्र कौन सी दरगाह थी? तो एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा किया था। और मेरे दोस्त इसने दूसरी जो यात्रा किया था वो किसकी? सैयद सलार मसूद की दरगाह का। सैयद सलार मसूद की दरगाह का।
और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मेरे दोस्त कहाँ पर है, तो आप सभी जानते होंगे ये दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में। और हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि भारत का मक्का किसे कहते हैं मेरे दोस्त, अजमेर को कहते हैं। और सैयद सलार मसूद की दरगाह कहाँ है, तो सैयद सलार मसूद की दरगाह बहराइच में है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर, अजमेर में, जिसे मैंने बताया कि क्या कहते हैं, भारत का मक्का भी कहते हैं। इन दो दरगाहों की यात्रा करने वाला ये पहला सुल्तान था मेरे दोस्त, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। इससे आगे कहानियों को अगर मेरे दोस्त हम लोग बात करें तो इससे आगे कहानियाँ बढ़ती हैं, और वह कि यमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है मेरे दोस्त कि इतना ही कार्य नहीं किया था, यह इसने क्या किया, धार्मिक रूप में और से कार्य क्या किया था, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, इसने रोकने का प्रयास किया था। और मेरे दोस्त ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ये सती प्रथा क्या है, इसकी कहानी हम लोग आगे की क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में बिल्कुल स्पष्ट रूप से और सहजता से पढ़ेंगे मेरे दोस्त। इतना ही नहीं, अगला सफ़र कहते हैं कि इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, किसने कौन सी नीति का पालन किया था, धर्मनिरपेक्ष नीति। धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाला ये पहला सुल्तान था। धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाला पहला सुल्तान था इसने। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, धर्म का तात्पर्य धारण करना, निरपेक्ष का मतलब मना करना, यानी राज्य और सुल्तान का कोई अपना व्यक्तिगत धर्म या मजहब नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को एक समान रूप से संरक्षण करना। और कहते हैं धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाला ये पहला सुल्तान था। जी हाँ मेरे दोस्त, अकबर के पहले सल्तनत काल में अगर किसी ने धर्मनिरपेक्ष नीति को चलाया तो वो कौन था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक। और इस धर्मनिरपेक्षता की नीति का हमें उदाहरण कहाँ से मिलता है मेरे दोस्त, तो इसने क्या किया, जैन विद्वानों को आश्रय दिया। किसको आश्रय दिया, जैन विद्वानों को आश्रय दिया अपने दरबार में। और इन जैन विद्वानों में हमें नाम मिलता है मेरे मित्र किसका, राजशेखर, जिसे ढेर रात तक ये इनसे संवाद भी स्थापित करता, धार्मिक चर्चाएं भी करता था। और दूसरे थे जिन प्रभा सूरी, जिन प्रभा सूरी, ये दो विद्वान थे जिनसे ये संवाद भी स्थापित किया। इनके लिए इसने क्या किया, मठों का निर्माण कराया, यानी मंदिरों का भी निर्माण, जैन मंदिरों का भी इनके लिए क्या कराया, तो इस सुल्तान ने जैन मंदिरों का भी निर्माण कराया था। किसके सम्मान में, तो राजशेखर व जिन प्रभा सूरी। और इसकी धर्मनिरपेक्षता का अगला उदाहरण जो मेरे दोस्त मिलता है वो यह मिलता है कि यह सम्मान करता था किसका, तो यह सम्मान करता था मोहम्मद बिन तुगलक मेरे दोस्त हिंदू संतों का सम्मान करता था। और इस सम्मान का हमें उदाहरण कैसे स्पष्ट होता है कि इसने हिंदू संतों के सम्मान में मेरे दोस्त क्या किया था, धर्मशाला बनवाया था। क्या बनवाया था, धर्मशाला, जहां वो अपना निवास कर सके। और इतना ही नहीं, ये गाय का भी सम्मान करता था मेरे दोस्त, मुसलमान था पर गाय का भी सम्मान करता था। और गाय के सम्मान में इसने क्या किया, गौशाला का निर्माण कराया था। किसका, गौशाला का भी निर्माण कराया मेरे दोस्त, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, अगली जानकारी तो बिल्कुल आपको स्तब्धित कर देगी। और वह अगली जानकारी क्या मिलती है मेरे मित्रों, तो इसके बारे में अगली जानकारी मिलती है कि ये पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल हुआ था। पहला सुल्तान जो हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल हुआ था, होली में शामिल हुआ था। अभी तक कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जो हिंदुओं के त्यौहार में शरीक हुआ हो। ये पहला सुल्तान है जो यानी पहला शासक है जो हिंदुओं के त्योहारों में भी शामिल हो रहा है। इस तरह से इसकी लोकप्रियता, ये स्थिति को देखकर कहते हैं उलेमा वर्ग और जो धार्मिक अनुयायी थे इस्लाम के, बड़े क्रोधित हुए और बड़ा विरोध, पुरजोर विरोध किया। तो मेरे दोस्त कहा जाता है कुछ समय के बाद इसने अपनी धर्मनिरपेक्षता नीति को क्या कर लिया, वापस कर लिया मेरे मित्र, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इतना ही नहीं, अगली जानकारी तो आपको मेरे दोस्त और हैरत कर देगी कि इसने बिल्कुल दिल्ली में एक नई पहल कर दिया। देखो मेरे दोस्त, हैरत में नहीं रखना है, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान गद्दी पर बैठा है, आपको समझना है शिक्षा का कितना वैल्यू है। शिक्षा बहुत बड़ी, मैं आपसे बताऊं मेरे मित्र, दुनिया में आपको बेहतर कर सकती है तो वो कौन है, केवल शिक्षा।
आपके पास दो ऑप्शन है। मैं शिक्षा जो बता रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए मेरे दोस्त, आपके जीवन में केवल दो विकल्प हैं। या तो आप कौन बनेगा करोड़पति में चले जाओ, और या पढ़ करके आप नौकरी प्राप्त कर लो। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी के पास नहीं है। और या अगर कौन बनेगा करोड़पति में जाना है या पढ़कर नौकरी में प्राप्त करना है, नौकरी लेना है, दोनों के लिए कॉमन ये है कि या तो कौन बने करोड़पति बन जाओ या नौकरी पालो। दोनों के लिए कॉमन एक ही चीज़ है, क्या कि पढ़ना पड़ेगा। और शिक्षा एक ऐसा मरहम है मेरे दोस्त ना, 7 पीढ़ी की दरिद्रता का विनाश कर देता है। आपकी पहचान बनाने का इकलौता स्रोत क्या है? शिक्षा है। जिस समाज में लोग आपको पहचानते नहीं, जानते नहीं, आपसे भेदभाव करते हैं, अगर आप उनकी बगल बैठना चाहते हो, उनसे ऊपर बैठना चाहते हो, तो एक ही सुरमा है, क्या? एजुकेशन। नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सतगुण है। और कहते हैं कि नॉलेज ना तो शक्ल सूरत सीरत कुछ को देखता नहीं है। अगर एक बार आपको किताबों से मोहब्बत हो गई तो मेरे दोस्त मैं बताऊं, किताब इतनी खतरनाक महबूबा है कि अगर बेवफाई भी करेगी तो तुमको बिल्कुल ऐसे किनारों पे लगा के जाएगी कि पूरी कम से कम 7 पीढ़ी की दरिद्रता तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसलिए मोहब्बत करो किससे? किताबों से। और महबूबा अपनी किसे बनाओ? किताबों को। इसने अगली पहल जो मेरे दोस्त किया, हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल हुआ। और अगली पहल क्या थी? कहा जाता है मेरे दोस्त कि इसने क्या किया था? योग्यता के आधार पर नियुक्ति आरंभ किया। योग्यता के आधार पर इसने क्या किया था? तो योग्यता के आधार पर इसने नियुक्त किया। योग्यता के आधार पर इसने क्या किया था? पदों का विभाजन किया था या पदों का बंटवारा किया था। पदों का बंटवारा किया इसने। कहा कि जो भी व्यक्ति हैं, क्या है? एलिजिबल, योग्य हो, उसे पद दिया जाएगा। वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो। ये पहली बार हो रहा है। अभी तक कुलीनता के आधार पे पद मिलता था। कुलीनता बोले तो मेरे दोस्त उच्च वर्ग के आप हो। अभी वंशानुगत के आधार पे मिलता था, आपके खानदान को देखा जाता था। अभी तक यह देखा जाता था कि आपके परिवार में कोई सैनिक कार्य में किया है कि नहीं, प्रशासन में रहा है कि नहीं। अगर रहा होगा तो पद मिलेगा, नहीं तो नहीं। इसने कहते हैं योग्यता के आधार पर नियुक्ति शुरू किया, योग्यता के आधार पर पदों का बंटवारा किया। और इसने मेरे मित्र क्या किया? नस्लीय भेदभाव का अंत किया। नस्लीय भेदभाव का अंत कर दिया मेरे दोस्त। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, मजहब, लिंग, संप्रदाय, सारे भेदभाव को इसने खत्म कर दिया। और कहा जिसके पास योग्यता हो, गांव के रामू हो या जंग बहादुर सिंह हो, अगर योग्य हैं तो दोनों को पद दिया जाएगा, और अगर योग्य नहीं है तो उनको पद नहीं दिया जाएगा। इन सारी पहलों के अलावा इसके जो अब यात्रा वृत्तांत और कहानियां मेरे दोस्त शुरू होती है, वो बिल्कुल एक नए प्रणीत को लेकर के। तो आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक की अगली कहानी, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो सबसे ज़्यादा भ्रांति और कहानियाँ उठती हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से कहा जाता है इतिहासकार बर्नी ने बताया। किसने? इतिहासकार बर्नी। इतिहासकार बर्नी के अनुसार सुल्तान ने 5 योजना बनाई थी। किस सुल्तान ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुल्तान ने कितनी योजना बनाई मेरे मित्र? 5 योजना बनाई थी। ऐसा कौन बता रहा है? तो ऐसा बता रहा है इतिहासकार बर्नी कि सुल्तान ने कुल 5 योजनाएं बनाई थी। और इसकी 5 योजनाएं मेरे दोस्त क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। ये बहुत ही बड़ी संदेहास्पद घटनाएं हैं। और यहीं से पता चलता है एक पढ़ा लिखे व्यक्ति को और एक अनपढ़ व्यक्ति में क्या अंतर होता है। किस समझ से, किस सरलता से और किस सहजता से आपको शासन करना है, इस परिणतियों को आपको देखना अनिवार्य है। तो इस 5 योजनाओं में मेरे दोस्त अगर हम लोग बात करते हैं मेरे मित्र, तो पहली योजना जो इसकी थी वो क्या था? 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब में क्या किया इसने? कर वृद्धि किया। 2 आब में कर वृद्धि। मेरे दोस्त इसकी अगली योजना थी राजधानी में परिवर्तन। सबसे विवादास्पद योजना यही थी, राजधानी में परिवर्तन। ये पूरे दिल्ली में बिल्कुल हाहाकार मचा दिया इस योजना ने, इसके राजधानी में परिवर्तन। और तीसरी योजना तो इसकी बिल्कुल और ख़तरनाक थी, मुद्रा में परिवर्तन। ऐसी पहल अभी तक किसी ने नहीं किया था मेरे दोस्त, मुद्रा में परिवर्तन। और चौथी तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली, राजकोष को सूखा कर देने वाली योजना थी। वह क्या था? खुरासान अभियान।
इसकी पगलई का जो प्रतिफल दिखाई देता है वो यहाँ से और स्पष्ट हो जाता है, खुरासान अभियान या खुरासान पर आक्रमण। और पांचवी और आखिरी योजना मेरे दोस्त इसकी क्या थी? कराचिल अभियान। क्या थी? कराचिल अभियान। ये 5 योजनाएं मेरे दोस्त अगर बात करें हम लोग तो इसकी जो योजना शुरू होती है पहली, यानी जिसे हम लोग दोआब कर वृद्धि, यह योजना इसने शुरू किया था 1333 से लेकर 1334 ईस्वी के लगभग में। राजधानी परिवर्तन किया 1326 व 27 के लगभग में, और मुद्रा में परिवर्तन किया 1328 व 29 ईस्वी के लगभग में। खुरासान अभियान मेरे दोस्त इसका 1331 व 32 ईस्वी के लगभग में, और कराचिल जो आखिरी अभियान था 1337 व 38 ईस्वी में। डेट आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, डेट जहाँ ज़रूरत होगी मैं मेरे दोस्त बिल्कुल आपको बताऊंगा। और यहाँ से मैं आपको बताऊं तो इसकी पहली योजना शुरू होती है मेरे मित्र, वो कौन सी? तो पहली योजना इसकी जो हम लोग शुरू करते हैं, दोआब में कर वृद्धि। बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे दोस्त, दोआब में कर वृद्धि। दोआब में इसने क्या कर दिया? टैक्स बढ़ा दिया, कर वृद्धि कर दिया, और इतना कर बढ़ाया कि एक और शासक की याद आ जाएगी आपको, अगर आपने पिछले क्लास को देखा होगा, और नहीं देखे हैं तो विलंब मत करो, तुरंत जाकर के देखो। किस शासक की याद आ जाएगी? तो इसके टैक्स में वृद्धि करते ही हम लोग बोल उठेंगे एक बार कि ऐसा टैक्स तो किसने बढ़ाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मेरे दोस्त दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के मध्य क्षेत्र को। इसने दोआब में कितने प्रतिशत कर बढ़ा दिए? 50% कर इसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कितने प्रतिशत कर लगाया? 50% इसने कर यहाँ पर लगाया। और कहते हैं इतना टैक्स लगाने वाला ये दूसरा सुल्तान था। पहला सुल्तान कौन था जिसने 50% कर लगाया था? तो मेरे दोस्त उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरा नाम किसका मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। और मेरे मित्र कहते हैं कि पनौती यहीं से शुरू हुई। एक शब्द सुना होगा, पनौती। वो शुरू क्या हुआ? पनौती मीन्स ये माना जाता है कि आप कोई काम करना शुरू करो, वो बिल्कुल काम बेकार ही हो जाए, और कोई और करे तो सही हो जाए, पर आपका हाथ लगते ही एकदम क्या हो जाए? कार्य खराब हो जाए। तो मेरे दोस्त इसने 50% जब कर बढ़ाया, किसमें? दोआब क्षेत्र में। 2 नदियों के मध्य क्षेत्र को दोआब कहते हैं मेरे दोस्त। तो कहते हैं इसने 50% कर बढ़ाया, और कुछ ही दिन बाद क्या हुआ मित्र? यहाँ पर ऐसी घटनाएँ हुई, कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? भयंकर दोआब के क्षेत्र में भयंकर अकाल व सूखा पड़ गया। अकाल व क्या पड़ा? सूखा पड़ा। और मेरे दोस्त ये अकाल और सूखा जो पड़ा था ये कितने वर्षों का था? 7 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक, यानी 1340 और 41 ईस्वी के लगभग अकाल ही रहा। किसानों ने क्या किया? खेती करना बंद कर दिया। पर मेरे दोस्त इस अकाल और सूखा पड़ने के समय भी सुल्तान ने टैक्स उगाही में कमी नहीं की। इसके कर्मचारियों ने क्या किया? जनता के पशुओं को बेच करके, उनके बर्तनों को बेच करके, उनके वस्त्रों को बेचा, और यहाँ तक कि जनता की खाल को नचवा के भी पैसा इसने वसूला। इसीलिए मेरे दोस्त इसे खूनी व रक्त पिपासु सुल्तान कहते हैं। जनता का खून चूस लिया इसने। और बाद में जब इसे ज्ञात हुआ कि नहीं ये गलत कार्य है, ये बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है, कि बिल्कुल कृषि बंद हो गई, तो इसके बाद इसने क्या किया मेरे दोस्त? कृषि में सुधार करने का प्रयास किया। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रयास उसने मेरे दोस्त क्या कर रहा है? तो अगला प्रयास उसने किया, अगला प्रयास जो मेरे दोस्त उसने किया, अकाल और सूखा जब पड़ा तो इसने क्या किया? कृषि में सुधार किया। इसे लगा कि कृषि बिल्कुल धराशायी हो गई, और कृषि ही मूल है। अगर खेती बेहतर होगा, उत्पादन बेहतर होगा, अधिशेष होगा, आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा, तो किसान अपनी फसलों को बेचेगा, और बेचेगा तो उसे इनकम जनरेट करेगा। इनकम जनरेट होगा तो बचत होगा, बचत होगा तो निवेश करेगा, यानी अपने लड़कों को, अपने बच्चों को पढ़ाएगा और कुछ पैसा रखेगा, उससे पूंजी क्रिएट होगी और फिर खेती करेगा। लेकिन जब फसल ही बेहतर नहीं होगी तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो सरकार को टैक्स कहाँ से देगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो इसने क्या किया? कृषि सुधार किया मेरे दोस्त। और कृषि सुधार में अगला जो कहानी इसने शुरू किया, कृषि सुधार में पहला काम इसने क्या किया? किसानों के पास पैसे नहीं बचे थे, तो किसानों के लिए उसने क्या किया मेरे दोस्त? सबसे पहले किसानों को कृषि ऋण दिया। किसानों को क्या किया? कृषि ऋण दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोनधार, जिसे आज हम लोग केसीसी कहते हैं ना। क्योंकि किसानों को इसने क्या किया? कृषि ऋण सर्वप्रथम दिया था।
इसके पहले किसी सुल्तान ने इसे कृषि ऋण नहीं दिया था। इसे तकाबी ऋण भी कहा जाता है, तकाबी या सोनधार ऋण, कि आप ऐसा कीजिए, फसल बोने से पहले पैसे लीजिए और फिर फसलों की बेहतर बुआई करो। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, इसने क्या किया कि सर्वप्रथम क्या किया मेरे दोस्त, कृषि विभाग बनाया। क्या बनाया? कृषि विभाग। कि किसानी से संबंधित जितनी समस्याएं हैं वो कौन इसको देखेगा? कृषि विभाग देखेगा, जिसे मेरे दोस्त क्या नाम दिया गया? दीवान अमीर ए कोही या दीवान ए कोही। क्या नाम दिया गया? दीवान ए कोही या दीवान ए कोही। क्या नाम दिया गया? दीवान ए कोही या अमीर ए कोही के नाम से जाना गया इसके कृषि विभाग को। और ये कृषि विभाग अब किसानों की फसलों के बारे में, उन्हें उनकी मिट्टी के बारे में सारी जानकारी कौन देगा? कृषि विभाग देगा। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, अगला सुधार जो इसका रहा वह यह रहा कि इसने अगला सुधार जो किया मेरे मित्र, वह था ये कि इसने कृषि में विस्तार कराया। कृषि में क्या किया? विस्तार करवाया। जो भूमि अनुपजाऊ हो गई थी उसे उपजाऊ बनाया गया। इसके अलावा मेरे दोस्त इसने क्या किया? कृषि में वैज्ञानिकता को अपनाया। कृषि में वैज्ञानिक शैली को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा दिया, या कृषि में वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग कराया। और ये प्रयोग कराया इसने किसमें? फसल चक्रण में। फसल चक्रण का मतलब इसने कहा कि जो खेत अनुर्वर हो चुके हैं उसमें क्या किया जाए? गेहूं की जगह जौ और गेहूं की जगह गन्ना या गन्ने की जगह अंगूर की खेती किया जाए, ताकि मिट्टी परिवर्तित हो और इससे खेती हो सके। लेकिन मेरे दोस्त कहा जाता है ये सारी नीतियां भी क्या रहीं? असफल हो गई। क्या हो गई? असफल हो गई। इसलिए इसको पनौती कहा जाता है। तो पहला पूरा प्लान इसने किया, बिल्कुल धराशायी हो गया। दोस्त मेरे दूसरी योजना इसकी जो थी वह थी क्या? राजधानी में परिवर्तन। राजधानी में परिवर्तन, ये दूसरा इसकी योजना थी, राजधानी में परिवर्तन। और मेरे दोस्त राजधानी में परिवर्तन जो था ये सबसे विवादास्पद योजना थी, राजधानी में परिवर्तन। मेरे दोस्त इसने राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया। कहाँ पर? दौलताबाद। और दौलताबाद कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में, देवगिरी के पास। तो दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के लिए 40 दिन का सफ़र था और 700 मील की दूरी थी। 700 मील की दूरी और 40 दिन का सफ़र तय कर पूरी जनता को पहुंचा दिया। कहाँ? दौलताबाद। और इसके लिए इसने किसी से पूछा नहीं भाई, सुबह जगा और कहा चलो सब। इसीलिए इसको कहते हैं पागल। बुद्धिमान लोग पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। पर जो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह पगलेट होते हैं वो बिना देखे सोचे समझे क्या करते हैं? तुरंत बोल देते हैं। तो मेरे दोस्त इसने क्या किया? दिल्ली से राजधानी बदलकर दौलताबाद बनाया। और इतना ही नहीं, कहते हैं इस राजधानी बदलने का कारण क्या है? तो इसमें कारण लेकर खूब विवाद है, ठीक है। पर वो सिविल की क्लास हो तो उसमें ज़्यादा व्यापक इसको बताया जा सकता है। वनडे के लिए मैं एक ही कारण आपको बताता हूँ मेरे दोस्त, कि इसके राजधानी परिवर्तन का जो छोटा सा कारण यहाँ प्रूफ होता है वो यह है कि कहा जाता है यह उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य एकता स्थापित करना चाहता था। और कैसी एकता स्थापित करना चाहता था? प्रशासनिक और सांस्कृतिक। यानी दक्षिण भारत का प्रशासन और उत्तर भारत का प्रशासन व दक्षिण भारत की संस्कृति और उत्तर भारत की संस्कृति दोनों को एक करना चाहता था। प्रशासनिक व सांस्कृतिक एकता स्थापित करना चाहता था। यह मुख्य कारण माना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से कारण थे। इतिहासकार हबीबुल्लाह साहब कहते हैं कि इसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद इसलिए बनाई क्योंकि इसे दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार करना था। कुछ हमारे इतिहासकार कहते हैं नहीं साहब, इब्न बतूता तो लिखता है इतना सर कि इब्न बतूता ने कहा कि ये राजधानी इसने परिवर्तित कर दिया। दिल्ली के लोग इसे बड़े गंदे गंदे पत्र लिखते थे, असामान्यपूर्ण पत्र। जैसे इसके पत्र लिखते थे, सेवा में सुल्तान महोदय बड़े हरामी हो, बड़े कुत्ता आदमी हो। इस तरह से ये झल्ला गया एकदम बिल्कुल, और इसने सभी जनता को लेकर यहाँ से चला। और मेरे दोस्त इतना ही नहीं, इतिहासकार तो लिखते हैं इतना यहाँ तक कि सभी जनता को ले जाने के चक्कर में इसने आन्हर बहिर पागल सभी को साथ ले गया। कुत्ता और बिल्ली सबको उठा ले गया। और कहते हैं जिन अंधों को ले गया, जिनके एक ही टांग थी, उनकी एक टांग को हाथियों में बांधकर रस्सी से उनको क्या किया? जमीन में बिल्कुल घसीटता हुआ ले गया। और वो 40 दिन के सफ़र करते करते उनका एक चक्का जो था वो कट गया।
और कहते हैं जब वहाँ पहुँचा, अभी लोगों ने दौलताबाद में अपने घर दुकान कारोबार करना शुरू किए कि सुल्तान ने कहा फिर चलो। अंधों और बहरों ने कहा मालिक बस अब नहीं, एक चक्का तो बचा था वो आपके सफ़र में कट गया, दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा मालिक, अब नहीं जाएंगे। और कहते हैं ये पगलई नहीं तो क्या कि आपने एक बार राजधानी परिवर्तित की और दोबारा फिर आना पड़ा। और आना क्यों पड़ा मेरे दोस्त? कहते हैं उस समय क्या हुआ, माबर में विद्रोह हो गया। कहाँ पर हो गया? माबर में विद्रोह हुआ। माबर कहाँ है? तो माबर है तमिलनाडु में। माबर में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को शांत करने के लिए सुल्तान व उनकी सेना पहुंची। सुल्तान और उसकी सेना इस विद्रोह को शांत करना चाहिए। कहते हैं दोनों चपेट में आ गए। किसके चपेट में आ गए मेरे दोस्त? तो ये दोनों चपेट में आ गए प्लेग बीमारी के। प्लेग बीमारी फैली, इन दोनों चपेट में आ गए इस बीमारी के। और इस बीमारी के चपेट में आने से मेरे दोस्त क्या हुआ, सुल्तान भी ग्रसित हो गया, सेना मारी गई। और इतने में अफवाह फैल गई दिल्ली में कि सुल्तान मर गया। कहते हैं उसने जब ये खबर सुनी कि बाहर ये अफवाह चल रही कि सुल्तान मर गया, तुरंत उसने डिसीजन लिया, कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग पुनः वापस कहाँ चलते हैं? दिल्ली। तो कहते हैं 1335 ईस्वी में 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। पुनः क्या किया? दिल्ली को राजधानी बनाया। और यह योजना भी इसकी क्या रही? असफल हो गई। राजधानी बनाना पड़ा तो ये योजना भी क्या रही मेरे दोस्त? राजधानी परिवर्तन भी क्या रहा? असफल रहा। यहाँ नोट करके एक बात खूब मेरे दोस्त ध्यान में रखना, वह यह कि इसके साथ एक सूफी संत दक्षिण भारत गया था। वह उत्तर भारत ना लौटा। उसने कहा मालिक आप जाओ, मैं आपके साथ जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इनकी पगलई से सब बिल्कुल एकदम क्या हो गए थे, समझ चुके थे ये बातों को। तो कहा जाता है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने, जो इनके साथ गए थे दौलताबाद, शेख बुरहानुद्दीन गरीब साहब ने दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी। दक्षिण भारत में किस संप्रदाय की? दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव रखी थी। और इसीलिए इन्हें दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय का जनक कहते हैं। किस संप्रदाय का? चिश्तिया संप्रदाय का जनक कहते हैं। किस भारत का? दक्षिण भारत का। क्योंकि ऑल ओवर जो भारत में शुरू किया था चिश्ती संप्रदाय, वो कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। पर दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय को किसने बसाया? शेख बुरहानुद्दीन गरीब साहब। और मेरे दोस्त इसके आगे अगली इसकी योजना और कहानी के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो वह यह था किसके? एमबीटी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी जो तीसरी योजना थी मेरे दोस्त, वो और भी कहर बरसाने वाली थी। वो क्या थी? मुद्रा में परिवर्तन। मुद्रा में परिवर्तन। और मुद्रा में परिवर्तन मेरे दोस्त इसने जो किया वो बिल्कुल ऐतिहासिक परिणति थी, ऐतिहासिक कार्य माना जाता है। तो मुद्रा में परिवर्तन करने का अगर कारण पूछा जाए एक शब्दों में कि क्या ऐसा रीजन था जो इसे मुद्रा में क्या करना पड़ा? परिवर्तन करना पड़ा मेरे दोस्त, तो एक रीजन माना जाता है। वो क्या था? पहला तो था कि क्या हुआ, विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। पूरी दुनिया में क्या हुआ था मेरे दोस्त? चांदी की कमी हो गई थी। और पूरी दुनिया में जब चांदी की कमी हो गई तो ऐसे में क्या हुआ, सुल्तान को मुद्रा में परिवर्तन करना पड़ा। और मेरे दोस्त जो इसने क्या किया, मुद्रा में परिवर्तन किया, जिसे हम लोग कौन सी मुद्रा कहते हैं? सांकेतिक मुद्रा। तो इसने कौन सी मुद्रा चलाई थी? सांकेतिक मुद्रा चलाया था, मुद्रा का प्रचलन कराया था। और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था मेरे दोस्त, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराने वाला पहला सुल्तान था। क्यों करना पड़ा? क्योंकि दुनिया में चांदी की कमी हो गई। अब चांदी धातु की कमी हो गई तो इसने क्या किया कि चांदी के बराबर ही तांबे की मुद्रा जारी की। क्या जारी की? तांबे की मुद्रा। तो मेरे दोस्त उसी को हम लोग कहते हैं, जो आज हम लोगों के पास मुद्रा है वो बिल्कुल कैसी मुद्रा है? सांकेतिक। देखो नोट पर लिखा होता है मैं गवर्नर फलाने इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। यानी उस कागज़ को अगर आप कबाड़ी को दीजिए, भंगारी को, तो क्या उतना पैसा देगा? बिल्कुल नहीं। वो प्रमाणिकता कौन कर रहा है? गवर्नर, कि इस कागज़ की मुद्रा जरूर है पर मैं इतने रुपया इसको अदा करने का वचन दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्त इसने क्या किया, चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्रा चलाई थी। चांदी के स्थान पे क्या चलाया था? तांबे की मुद्रा चलाई। तांबे की मुद्रा का इसने प्रचलन कराया। और ये पहला व्यक्ति नहीं था ऐसा करने वाला मेरे दोस्त, ऐसा प्रचलन हो चुका है कहाँ? तो ये मुद्रा का परिवर्तन दो जगह हो चुका है। एक तो चीन में हुआ और दूसरा कहाँ हुआ था? ईरान में। चीन में
गैखातू खां और कुबलई खां ने ईरान में किया। कहते हैं चीन में जो ये सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन किया गया वो क्या रहा, सफल रहा, लेकिन ईरान में ये सफल ना हो पाया, असफल हो गया। पर सुल्तान ने भी क्या कर दिया, कहा चांदी का भी उतना वैल्यू होगा जितना वैल्यू किसका हो रहा है, तांबे का। और मेरे दोस्त हुआ क्या कि जनता ने चांदी अपने पास संग्रहित कर ली और तांबे की मुद्रा प्रारंभ हो गया प्रचलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टोकन करेंसी कहा जाता है। कौन सी करेंसी कहा जाता है, टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी की भी शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने टोकन करेंसी चलाया और मेरे दोस्त इसने जो मुद्रा चाली यानी आरंभ किया चांदी के स्थान पे तांबे की, उसका ये प्रभाव रहा कि उसका कोई मानक नहीं था और मानक ना होने की वजह से दिल्ली की पूरी जनता सिक्के छापने लगी। क्या करने लगी, सिक्के छापने लगी। तो इसीलिए इसे धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहते हैं, धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। और दोस्त इतना ही नहीं, सफ़र आगे बढ़ता है कि इसके बारे में कहा जाता है दिल्ली के प्रत्येक घर में टकसाल स्थापित हो गया। दिल्ली के प्रत्येक घर में आरबीआई बन गया और हर घर में सिक्का क्या हुआ, छपने लगा। यानी दिल्ली के प्रत्येक घर में क्या हुआ, घर में टकसाल स्थापित हो गया, जहाँ पर सिक्के छापते जाते थे टकसाल स्थापित हुआ। और इससे क्या हुआ कि सुल्तान की जो मुद्रा छपती थी वो उसी के पास रह गई और जनता अपना रुपया छाप छाप के खूब बना ली। जैसे कि अब किसी लड़के को चॉकलेट टॉफ़ी लेना है तो कहा पापा पैसा चाहिए, पापा ने कहा रुको 1 मिनट, और गए घर में रुपया छापे और कहे लेके जाओ। दुकानदार के पास गए, दुकानदार भी अपने पास छाप के रखा है, उससे कहे चॉकलेट दे दो, कहा नहीं देंगे। कहा हम 100 टंका देंगे, कहा नहीं देंगे। कहे हम पैसा दे रहे हैं, कहा हमारे पास ऑलरेडी है। इससे क्या हुआ, सुल्तान को लोगों ने बताया कि मालिक अपना सिक्का तो मार्केट में जा ही नहीं रहा है, जनता अपनी सिक्का पहले से ही जमा चुकी है। ये जो सिक्का चल रहा था इसका कोई मानक और प्रमाणिकता नहीं था, ये सुल्तान के विश्वास पे चल रहा था। और इससे क्या हुआ, मुद्रास्फीति में भी खूब परिवर्तन हुआ, मुद्रास्फीति खूब इजाफा हुआ, लोगों के पास खूब क्या हुए, तांबे के सिक्के मार्केट में खूब आ गए, चांदी बिल्कुल जनता ने संग्रहित कर लिया। और इस तरह से क्या हुआ मेरे दोस्त, यह योजना भी इसका क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हुआ, असफल। तो मुद्रा में परिवर्तन करने वाला ये पहला सुल्तान था जिसने सांकेतिक मुद्रा और टोकन करेंसी चलाया था। चांदी के स्थान पे कौन सी मुद्रा, तांबे की। यह योजना भी मेरे दोस्त क्या रही, असफल हो गई। और अगला अभियान अगर आप जानोगे तो अगला अभियान इसका और बेहतर खतरनाक है। वो क्या था, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान या खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर जो अटैक मेरे दोस्त हुआ, खुरासान कहाँ था, फारस साम्राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, फारस साम्राज्य का हिस्सा था खुरासान। और खुरासान फारस साम्राज्य का हिस्सा था मेरे दोस्त, इसलिए बताया जाता है कि फारस साम्राज्य के इस भाग पर कब्जा करने का प्रयास करना चाहा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके लिए उसने त्रिगुटीय संध बनाया। क्या बनाया, 3 लोगों का वो क्या बनाया था मेरे दोस्त, 3 लोगों का गुट बनाया। और उस गुट के वजह से खुरासान अभियान, खुरासान मित्र मेरे फारस का क्षेत्र था, तो इसने क्या किया, खुरासान पे आक्रमण करने को सोचा। और इसने खुरासान पर आक्रमण के लिए क्या किया, संधि किया। और कितने लोगों से, 3 लोगों से, इसलिए इसे कहते हैं त्रिगुट संधि। मोहम्मद बिन तुगलक उसमें शामिल कौन था, यमबीटी। त्रिगुट संधि में यमबीटी शामिल था, मंगोल नेता शामिल थे, मंगोल नेता भी संधि में शामिल थे। इसके अलावा मिस्र का शासक, मिस्र के राजा, ये सभी शामिल होकर के इन लोगों ने कहा कि हम लोग मिल करके खुरासान पर आक्रमण करके और इसे अपने भाग में, अपने साम्राज्य में शामिल कर लेंगे। और इसके लिए मेरे दोस्त क्या हुआ, खुरासान आक्रमण के लिए सुल्तान ने 3,70,000 सेना भर्ती की। कितना भर्ती किया, 3,70,000 सेना भर्ती की। और इन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। 1 वर्ष का अग्रिम वेतन बोले तो एडवांस पेमेंट किया, अग्रिम वेतन दिया। और मेरे दोस्त ये आक्रमण करने वाला था कि मिस्र के शासक ने गद्दारी कर दी। और क्या हुआ, ईरान पर वो दूसरे राजा से संधि करके खुरासान पर अधिकार कर लिया। कहते हैं सुल्तान की यह योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। और इससे राजकोष पे खूब झटका लगा, राजकोष बिल्कुल क्या हो गया, खाली हो गया। और आखिरी और 5वीं योजना जो थी मेरे दोस्त, वो थी कराचिल अभियान। कराचिल पर आक्रमण। कराचिल आपका कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में कराचिल पर
आक्रमण करने का इसका उद्देश्य क्या था? ये तिब्बत को जीतना चाहता था। ये पगला ही नहीं है तो क्या है, इसीलिए इसको सबसे पागल सुल्तान कहते हैं। और क्या हुआ, इसने दिसंबर माह पर आक्रमण कर दिया। तो कराची अभियान के दौरान क्या हुआ, सेना इसकी बर्फ में दबकर मारी गई। बहुत सारी सेनाएं बिल्कुल बर्फ में दब गईं और सेना को बहुत क्षति हुई। यह योजना भी मेरे दोस्त क्या रही, असफल हो गई। तो पांचों योजनाएं इसकी क्या रही, असफल रहीं। और यहाँ से एक आखिरी बात अगर मैं दोस्त करूँ तो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि अभी तक इतिहास में सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुआ था मेरे दोस्त? तो सर्वाधिक विद्रोह हुआ था किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। सर्वाधिक विद्रोह बोले तो कितने विद्रोह हुए? 34 विद्रोह हुए थे इसके काल में। और इन 34 विद्रोहों में मेरे मित्र उत्तर भारत में 7 विद्रोह हुए। कितने? 7 विद्रोह हुए थे। और दक्षिण भारत में कितने विद्रोह हुए थे? तो दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए थे। सर्वाधिक बड़े विद्रोहों का काल किसका है मेरे मित्र? तो सर्वाधिक विद्रोहों का काल किसका माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। और इतना ही नहीं दोस्त, कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सबसे बड़ा साम्राज्य था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इससे बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था, सबसे बड़ा साम्राज्य। इतने ज़्यादा विद्रोह हुए मेरे दोस्त। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इसने क्या किया था, दिल्ली में इसने सतपुतला नामक पुल का निर्माण कराया था और जहां पनाह नामक नगर बसाया था। इसने दिल्ली में क्या किया, तो स्थापत्य में अगर हम लोग बात करें तो इसने दिल्ली में जहां पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। जहां पनाह नगर की स्थापना किया और इसके अलावा सतपुतला नामक पुल का निर्माण किया था। सतपुतला नामक पुल का निर्माण भी करवाया था, जो इस नगर में जल को सुगम बनाने के लिए इस पुल का निर्माण कराया था। और इतना नहीं, विद्वानों का भी आश्रयदाता था। इसके दरबार में अगर हम बात करें मित्र, तो इसके दरबार में कौन रहता था? इतिहासकार बर्नी। और इतिहासकार बर्नी इसके दरबार में कितने वर्षों तक रहा? 17 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहा मित्र? 17 वर्षों तक बर्नी इसके दरबार में रहा था। ये इतिहासकार था, इतिहासकार बर्नी। 17 वर्षों तक इसके दरबार में निवास किया था, जिसने तारीख़ फिरोज शाही की रचना भी की थी। और कहते हैं मेरे दोस्त, इसी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक विदेशी यात्री आया था। कौन सा यात्री आया था? विदेशी यात्री आया। और उस विदेशी यात्री का नाम क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ये भारत आया। ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। और मोरक्को कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ महाद्वीप में? अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को। वहाँ का एक यात्री आया था किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इस इब्न बतूता को सुल्तान ने क्या किया? 8 वर्षों के लिए दिल्ली का काजी बनाया था। दिल्ली का क्या बनाया था? काजी बनाया। और मेरे दोस्त कहा जाता है ये पहला विदेशी था जो काजी बना। पहला विदेशी जो किस पद पर नियुक्त हुआ था? जो काजी के पद पर नियुक्त होने वाला पहला विदेशी था इब्न बतूता। और इसकी मेरे मित्र एक जो किताब है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है रेहला। रेहला या रहेला, ये किस जुबान की है? अरबी भाषा की पुस्तक थी। और मेरे दोस्त इतना ही नहीं, इब्न बतूता को इसने अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? चीन भेजा था। तो इब्न बतूता को इसने अपना राजदूत कहाँ बनाकर भेजा? राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और चीन में किसके दरबार में? तोगन तिमूर के दरबार में। वहाँ का शासन हुआ करता था तोगन तिमूर, उसके दरबार में इसे भेजा था। और इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी और गाथाओं को हम लोगों ने देखा मेरे दोस्त, कि किस तरह से उसने अपनी योजनाएं बनाई और उसकी योजना किस तरह से सफल और असफल हो गई। आखिरी बात करें तो मेरे दोस्त, इसके काल की एक लास्ट परिणति हुई कि इसी के काल में, किसके? यमबीटी के काल में कुछ प्रांत स्वतंत्र हो गए। कुछ प्रांत क्या हुए? कुछ प्रांत स्वतंत्र हो गए। यानी उन्होंने दिल्ली से बिल्कुल अपने को अलग कर लिया। और इस स्वतंत्र होने वाले में उत्तर भारत के कौन से प्रांत था? तो उत्तर भारत के कुछ प्रांत थे और मेरे दोस्त दक्षिण भारत के प्रांत थे। उत्तर भारत में कहा जाए पहला कौन प्रांत था जो स्वतंत्र हुआ? बंगाल। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। और दक्षिण भारत में कौन सा प्रांत था? तो मेरे दोस्त उसका नाम था विजयनगर। इसे हिंदू साम्राज्य कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य था जो स्वतंत्र हुआ। और दूसरा कौन था? मुस्लिम साम्राज्य था जिसका नाम था बहमनी। ये दोनों स्वतंत्र हो गए किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और ये स्वतंत्र कब हुआ? 1336 ईस्वी में
1336 ईस्वी में विजयनगर स्वतंत्र हुआ और इस विजयनगर को स्वतंत्र किसने किया मेरे दोस्त? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। बहमनी स्वतंत्र हुआ 1347 में मेरे दोस्त, और इसे स्वतंत्र किसने किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। तो इसे हसन गंगू को, है ना, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को हसन गंगू क्यों कहा गया, ये हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। और इस तरह हम लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े पागल और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान की पूरी कथाएं और कहानियां मैंने आपको सुनाया। विश्वास करता हूं कि जितने भी वनडे एग्जाम के आपके प्रश्न बनेंगे यहां से बिल्कुल सरलता और सहजता से स्पष्ट हो जाएंगे। इसके बाद के एक बड़े उपकारी और भ्रष्टाचारी सुल्तान की कहानी हम लोग लेकर आने वाले हैं अगले क्लास में। तो बिल्कुल ऐसे स्नेह और प्यार आपका बना रहे, और अब ये आप लोग शेयर भी करें, अपने हित मित्र दोस्तों सबको बताएँ, और इस बार आप लोग वर्दी यानी एक पद को सुरक्षित करें। धन्यवाद।